अरावली अरावली अरावली, आप जहाँ भी अभी आज सुनिए, चर्चा का विषय सिर्फ अरावली पर्वत ही बना हुआ है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, जहाँ भी देखिए हर जगह अरावली की चर्चा हो रही है। हर जगह अरावली को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो क्या है अरावली विवाद, आज हम लोग आज के क्लास में इसी पर जानेंगे विस्तार से। बहुत से लोग देख रहे हैं अरावली की चर्चा हर जगह हो रही है, हर लोग कर रहे हैं, हर आदमी के जबान पर है, लेकिन आखिर अरावली पर्वत का सही विवाद क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या है विवाद, तो सटीक इसकी जानकारी बहुत कम स्थानों पर मिल रही है। तो आज डीके सर क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल अरावली पर्वत के जो विवाद की घटना है, कहाँ से शुरू हुआ, क्या विवाद है, इस पर विस्तार से हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आज के जो वैज्ञानिक क्लास है, इसमें क्या हम लोग, जो मेरा प्रश्न है उस प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि अरावली को खत्म कर क्या भारत विनाश को बुलावा दे रहा है? क्या भारत जो है अरावली पर्वत को विनाश करके क्या यह विनाश का बुलावा दे रहा है? क्या भारत जो है अपने विनाश का कारण खुद अपने बनने जा रहा है? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और लास्ट में हम बताएंगे कि क्या सचमुच में भारत जो है अरावली को ख़त्म कर रहा है, और अरावली ख़त्म हो जाएगा तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या भारत भी विनाश के कगार पर चला जाएगा? तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ये अरावली पर्वत का, पहले हम लोग इसको समझ लें कि आखिर अरावली पर्वत कहाँ है, कैसे है, और उसके बाद इसका हम विस्तार से इस पर वर्णन करेंगे, बताएंगे कि आखिर ये विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्या है। तो देखिए अरावली पर्वत आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, जिस तरह से अरावली पर्वत हमारे धरती पर है, उसी तरह से इसको हम चित्र बना करके आप लोगों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए अरावली पर्वत जो है, यहाँ गुजरात, हमारे भारत के राज्य है गुजरात, ये गुजरात से शुरू होता है अरावली पर्वत, और इसी तरह से पर्वत ये जो है ये गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, और राजस्थान से फिर इस हरियाणा में प्रवेश कर जाता है, और हरियाणा से होते हुए फिर दिल्ली यानी राष्ट्रपति के भवन तक जाता है। तो ये क्लियर आप समझ लीजिए, बिल्कुल सटीक तरह से आप लोग को बता रहे हैं कि सबसे पहले जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए ये 4 राज्य को कवर करती है। पहले तो गुजरात से शुरू होती है, और उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली में। तो इस तरह से आपको देखा जाइए तो ये ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर, इसकी लंबाई जो पूरी लंबाई देखा जाए तो ये 800 किलोमीटर में ये अरावली पर्वत पूरा फैला हुआ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इसका जो क्षेत्र है तो गुजरात में थोड़ा कम है, लेकिन राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा क्षेत्र है। यानी 800 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर के पर्वत का जो क्षेत्र है वह खाली राजस्थान में ही है। इसके बाद हरियाणा में जाता है, और हरियाणा से दिल्ली में चला जाता है, यानी राष्ट्रपति भवन तक है। अब देखिए ये क्या है कि लगभग गुजरात से हम लोग देखें दिल्ली तक, तो लगभग ये 37 जिलों को, यानी भारत के 37 जिलों से होकर के गुजरता है ये अरावली पर्वत। तो देखिए अरावली पर्वत जो है, एक तरफ इधर देखिए कि इधर हम लोग चलते हैं तो ये हमारा पूर्वी क्या कहा जाता है, पूर्वी भारत हो जाएगा, उत्तरी भारत हो जाएगा। इस तरह से अगर यहाँ से देखें तो यह उत्तर जैसे दक्षिण, और ये पूरब इधर पश्चिम। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पूरब से लेकर के और पूरा उत्तर से लेकर के यह पूरा पूर्वोत्तर भाग है, और इधर जो है दक्षिण भाग है, और इधर पश्चिमी भाग हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको और जान लें विस्तार से। तो देखिए जैसे हम लोग चलते हैं यहाँ से, तो इसकी जो पर्वत श्रृंखला जो है, यह पर्वत श्रृंखला बहुत प्राचीन है। तो बहुत प्राचीन है इसलिए ये जो पहले से बहुत धीरे धीरे कटते छंटते नीचे चला गया है, इसमें ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है। सबसे इसकी महत्तम हाइट की हम लोग बात करें तो यह देखिए गुरु शिखर, इसका ये राजस्थान में एक स्थान है माउंट आबू। तो ये माउंट आबू में एक सबसे ऊंची श्रृंखला है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई 1700
1722 किलोमीटर 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। यानी इस अरावली पर्वत श्रृंखला की जो महत्तम ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, सॉरी 1722 मीटर ही इसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई बहुत ऊंची ऊंचाई है, बहुत ऊंचा पर्वत श्रृंखला नहीं बचा है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्वत जो है, नदियाँ जो है, ये हमारे प्रकृति के धरोहर है, हमारे प्रकृति है, इनसे ही हम लोग हैं। अगर ये नहीं है तो हम लोग भी नहीं हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि देखिए ये जो पर्वत है, ये पर्वत बहुत प्राचीन है। यानी दुनिया में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ हैं, तो उसमें सबसे प्राचीन की श्रेणी में जो रखा जाए तो उसमें से एक है हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला। अब देखिए इसके इस तरफ चलते हैं तो ये राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, ये सोचिए कि बहुत बड़ा मरुस्थल है, बालू, थार मरुस्थल सिर्फ बालू ही बालू है। ताकि अभी हम बता देते हैं कि बाद में जब इसकी चर्चा करेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो इधर थार मरुस्थल है और ये जो है ऐसे ये पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरा है। अब देखिए ये पर्वत श्रृंखला जो मैंने कहा कि बहुत प्राचीन है, तो इसकी लगभग ये पृथ्वी पर इसकी उत्पत्ति जो है, इसका निर्माण जो है वो लगभग आज से यानी 2.5 अरब साल पहले, आज से 2.5 अरब साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई। अब जैसे कि कैसे उत्पत्ति हुई, तो ये टाइटेनिक प्लेटों के, धरती के अंदर जो टाइटेनिक प्लेटें हैं, इन टाइटेनिक प्लेटों के टकराने से उथल पुथल हुआ और उसी उथल पुथल के चलते ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। पहले इसकी ऊंचाई अधिक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आप सोच रहे हैं कि 2.5 अरब साल पहले ना प्री कैम्ब्रियन युग में, यानी प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और उस समय से, जब उस समय आदि मानव भी इस धरती पर नहीं थे, सोचिए, तो उस समय से यह जो है ये हमारे अस्तित्व में है। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि जब इतने प्राचीन है तो इसमें क्या होगा, कटाव छटाव होगा। इस तरह से धीरे धीरे करते करते अपक्षयन होते होते या टूटते फाटते अब जो है ये अब बूढ़ा हो चुका है। यह पर्वत जो है अब बूढ़ा हो चुका है। और कहा जाता है कि जैसे हमारे घरों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका आदर, मान सम्मान, रिस्पेक्ट और बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो यह बिल्कुल यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। हमारे देश के जो भी विद्वान जन हैं, आज ऐसा है कि जैसे देख रहे हैं कि घर घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके आज इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। बाल बच्चों को पोस पाल के सयान कर दे रहे हैं, लेकिन जैसे हैं वो बूढ़े हो जाते हैं तो फिर देखिए उनकी इज्जत प्रतिष्ठा कितनी ना आज हो रही है। आप घर घर की कहानी जान रहे हैं। तो उसी तरह से भारत आज जो है इस हमारे प्रकृति के बुजुर्ग धरोहर के साथ, इस हमारे अरावली पर्वत के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, करने जा रहा है। तो आज इसका भी सारा हम डिटेल्स बताएंगे। तो देखिए ये अरावली पर्वत जो है इसको हरित दीवाल कहा जाता है, भारत के हरित दीवाल है। सोचिए कि यह जो है पश्चिमी, कहा जाए कि पश्चिमी भाग से, भारत के पश्चिमी भाग से यह इस तरह से पूर्वी भाग को इस तरह से एक दीवाल के रूप में ऐसे काट रहा है, जैसे यह सोचिए कि एक हरित दीवाल है। मतलब हमारे कहा जाए तो हमारे प्रकृति की फेफड़ा के रूप में काम करता है ये है। तो सोचिए कि हमारी प्रकृति जो है वो कितनी हरी भरी है और क्या क्या इससे लाभ है, ये सभी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। दो कहा जाए कि यह 2 पर्वत श्रृंखलाओं में, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो 2 पर्वत श्रृंखलाओं में बट गई है, जिसको हम लोग सांभर सिरोही कहते हैं। एक भाग को सांभर सिरोही कहते हैं और दूसरे भाग को सांभर खेतड़ी कहते हैं। यानी बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उनमें से हमारे पर्यावरण विदों ने उसको 2 भागों में बांटा है। एक सांभर सिरोही नाम दिया है, एक सांभर खेतड़ी नाम दिया है। अब देखिए यह जो है पहले जैसे आप देख रहे हैं इसमें तो बहुत सारे हम नुकीले भी बना दिए हैं, लेकिन यह जो पर्वत श्रृंखला है अब उतनी नुकीली नहीं है। मतलब अब ये चपटी होते जा रही है, ऊपर से कटाव के कारण, बहुत दिन प्राचीन होने के कारण धीरे धीरे कटाव इसमें जारी है और यह जो है चपटी हो गई है। अब जैसा कि बता दिए कि टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से इसका निर्माण हुआ था बहुत दिन पहले। और
जैसा कि आप देखते हैं हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत जो है बहुत नया जो है पहाड़ है और उसका निर्माण जो है अभी हो रहा है। जैसे इसका कटाव हो रहा है, अरावली पर्वत का कटाव हो रहा है, ये अब ऊपर उठ नहीं रहा है, डाउन हो रहा है। लेकिन हिमालय पर्वत जो है नया पर्वत है और अभी चट्टानें जो है उसके नीचे की जो चट्टानें हैं वो दबाव दे करके उसको हिमालय पर्वत को और उठा रही है, यानी दिनों दिन हिमालय पर्वत जो है वह हाइट उसका बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अरावली पर्वत के साथ ऐसा नहीं है, अरावली पर्वत की जो हाइट है वो दिनों दिन घट रही है, तो इसलिए यह इसमें कटाव ज़्यादा हो रहा है। तो अब देखिए इसमें से क्या है कि इसमें बहुत सारे जैसा कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो न जाने कितनी बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें प्रमुख नदियां जो है साबरमती है, लूनी है, चंबल है और बहुत सारी नदियां जो है इससे निकलती हैं। अब ऐसा हो गया है कि अब इसका विवाद के कारण क्या हुआ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसका विवाद अरावली आज चारों तरफ अरावली का ही नाम आप सुन रहे हैं, जहां भी सोशल मीडिया खोलिए हर जगह अरावली। क्या है विवाद के कारण? तो देखिए एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है प्रणय लाल। ध्यान से सुनिए कहाँ से ये अरावली विवाद कहाँ से आया है। अब इसके डिटेल में जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों अरावली हमारे इतने चर्चा में है आज। तो देखिए एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है प्रणय लाल। इन्होंने 2019 में एक लेख लिखे और उस लेख में इन्होंने लिखा अरावली ए माउंटेन लॉस्ट, नहीं अरावली ए माउंटेन लॉस्ट, माने इनका कहना है कि हमारे अरावली पर्वत जो है अब खत्म होने के कगार पर पहुंच रही है या खत्म हो जाएगी। जिस तरह से स्थिति है उस तरह से हमारी अरावली पर्वत खत्म हो जाएगी। कब लिखे हैं? तो यह देखिए लेख जो लिखे हैं यह 2019 में इन्होंने ये लेख लिखा था। तो 2019 में जब ये लेख लिखे थे तो उस समय इन्होंने देखा कि वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है, बहुत सारा अवैध खनन हो रहा है। तो उस अवैध खनन को देख करके इन्होंने लिखा लेख कि लगता है कि हमारी अरावली जो है अब समाप्त हो जाएगी कुछ दिनों में, इसी तरह से रहा तो देखिए इसके बाद अब घटना 6 बरस बाद, देखिए 6 बरस बाद 2019 में ये इन्होंने ऐसा लिखा था लेख। सभी लोगों ने पढ़ा, इस पर कि बहुत लोगों का ध्यान भी गया। लेकिन उस समय देखा गया कि भाई कोई ऐसा बड़ा बॉन्डर इसलिए नहीं आया कि सरकार कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन उन्होंने शक जाहिर कर दिया था। अब क्या हुआ कि 6 साल बाद यानी 6 बरस बाद आप लोगों को 13 अक्टूबर 2025, अब देखिए 13 अक्टूबर 2025 की घटना है। अब हमारे भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री ने क्या किए कि ये पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव जी ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दिया 13 अक्टूबर 2025 को। 13 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दिए कि भाई एक केस के संबंध में, एक केस है जिसका नाम मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एक केस है TN गोदावर्मन केस, TN गोदावर्मन केस, याद रखिए TN गोदावर्मन केस। इस केस के सिलसिले में भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने क्या किया कि एक सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर 2025 को इन्होंने एक रिपोर्ट दिया। और उस रिपोर्ट में क्या था, रिपोर्ट में समझ लीजिए, रिपोर्ट में ये था, कब दिया गया 13 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट में ये दिया गया कि जो अरावली पर्वत है उसमें 2 मुख्य उन्होंने रिपोर्ट में दिए, 2 मुख्य बातें हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि जो अरावली पर्वत 100 मीटर से कम है, कम ऊंचाई की है, तो उसको अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं माना जाए। ध्यान दीजिए 100 मीटर से, जहाँ पर ये अरावली पर्वत मान लीजिए कि यहाँ पर 100 मीटर से इसकी ऊंचाई कम है, तो इसको अरावली पर्वत नहीं माना जाए। यानी 100 मीटर से ऊपर है तो इसको अरावली पर्वत की श्रेणी माना जाए, श्रृंखला माना जाए, और 100 मीटर से कम है तो उसको नहीं माना जाए। अब इसमें दूसरा था, अब इसका दूसरा था कि अगर जैसे अरावली पर्वत जैसे मैंने चित्र बनाया है कि लगातार यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। अरावली पर्वत जो है कहीं कहीं जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे ऐसे है, फिर बीच में गैपिंग हो गया है, फिर ऐसे ऐसे है,
फिर बीच में गैपिंग हो गया, ऐसे ऐसे है। अरे बहुत भाई पुराना है, बहुत पुराना पर्वत है, तो बीच बीच में निश्चित है कि डाउन होकर के पृथ्वी के लेवल में आ गया है और कहीं कहीं है। तो उसमें दो कहा गया, पहला कहा गया कि जहाँ पर 100 मीटर से कम है, यानी 100 मीटर, तो उसको अरावली पर्वत की श्रृंखला में नहीं माना जाए ना। दूसरा था कि जहाँ पर गैपिंग हो चुका है, जैसे मान ले गैपिंग है, तो अगर गैपिंग में 500 मीटर, अगर गैपिंग 500 मीटर हो गया है कहीं, तो उस 500 मीटर के जो आगे बाद, जैसे ये 500 मीटर गैपिंग हुआ, तो ये इस भाग को अब अरावली पर्वत में नहीं गिना जाएगा, इस श्रृंखला को नहीं गिना जाएगा। दो चीज़ ध्यान दीजिए, पहला कि 100 मीटर से अगर ऊंचाई कम है तो उसको अरावली में नहीं गिना जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला में। दूसरा कि अगर ये गैपिंग जो हो गया है, मान ले 500 मीटर से ज़्यादा गैपिंग हो गया है, तो ये वाला जो श्रृंखला है ना, इसको क्या किया जाएगा कि इसको अरावली पर्वत में नहीं गिना जाएगा। तो इससे क्या होगा, बशर्ते ये बात समझ लीजिए कि गैपिंग बहुत कम है, 0.5 मीटर से भी कम है ना, 500 मीटर तो बहुत हो गया, वरना बहुत कम ही है, कहीं कहीं गैपिंग बहुत कम है, तो इतना गैपिंग नहीं है, तो इसको नहीं माना जाए। तो अब देखिए क्या हुआ कि इससे दो चीज़ क्लियर हुआ। अब लोगों को लगा कि भाई हाँ, अब इसके बाद समझ लीजिए कि जब ये हल्फनामा दिया गया, रिपोर्ट दिया गया 13 अक्टूबर 2025 को, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025, अब देखिए अक्टूबर में दिया गया, याद रखिए 13 अक्टूबर 2025 को दिया गया रिपोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को इसको स्वीकार कर लिया। तो जैसे ही स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो यह क्या हो गया, आग की तरफ पूरा फैल गया। अरे भाई अब तो ये क्या हो गया, जब अरावली पर्वत को 100 मीटर से जो कम की ऊंचाई है उसको अब अरावली पर्वत में नहीं माना जाएगा, और 500 मीटर से जो गैपिंग है उसको भी नहीं माना जाएगा, तब तो ये क्या होगा, तब तो ये अनाधून खुदाई शुरू हो जाएगा ना। सरकार भी कह रही कि भाई हम थोड़ा विकास को तेज करना चाहते हैं, तो हम ऐसा विकास चाहते हैं जो टिकाऊ हुआ, नहीं मतलब उस क्षेत्र से कुछ रोड गुजारना, ये सब गुजारना, बहुत सारा विकास के ये दावे सरकार कर रही है, तो हो सकता है कि उधर करे। तो इस लेकर के सरकार ने ऐसा कहा, लेकिन जैसे ही बात सामने आया तो लोगों में यह जो है बहुत एक बड़ा धक्का की तरह लगा कि अरे भाई अब तो अरावली पर्वत को लगभग ख़त्म कर दिया जाएगा। अब क्यों ख़त्म कर दिया जाएगा इसकी सुन लीजिए। तो अब देखिए, जब अरावली पर्वत की हम चर्चा करते हैं कि 100 मीटर से कम होगा उसको काट दिया जाएगा, तो अब समझिए अगर 100 मीटर से कम 100 मीटर से अगर कम होगा तो इसको काट दिया जाएगा, या माने उसको अरावली पर्वत में नहीं माना जाएगा। काटने की बात नहीं है, मतलब ये बात है कि अरावली पर्वत की में नहीं माना जाएगा। तो अगर अरावली पर्वत में नहीं माना जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90% अरावली ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, यानी 90% अरावली जो है उसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है या इससे कम है। तो समझिए कि 100 मीटर जब नहीं माना जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अरावली पर्वत तो ऐसे ही 90% ख़त्म हो जाएगी। अब लोगों को ये मानना है कि जो ये नियम रिपोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर खनन तेज हो जाएगा, वहाँ पर बड़े बड़े भूमाफिया आएंगे, वहाँ पर बड़े बड़े जो पूंजीपति आएंगे, और उस पूंजीपति जो है वहाँ खुदाई करेंगे। और बिल्कुल ये बात लोगों को जो शक है वो सही भी है। क्यों सही है, तो देख लीजिए। अब वहाँ पर क्या है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में इतना ना खनिजों का भंडार है ना कि आप सुन करके दंग रह जाइएगा। देखिए, लोहा का प्रचुर भंडार है, ग्रेनाइट का प्रचुर भंडार है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, चांदी है, यूरेनियम है, अबरक है, न जाने अरावली पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे जो है खनिज संपदा से भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस खनिज संपदा पर हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की नज़र है कि भाई इसको जल्दी से खोदा जाए, और यहाँ रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इसको स्वीकार कर लिया तो इस समझिए कि कहीं ना कहीं ये रास्ता साफ हो गया। और इसके पहले से ही लगभग देखा जाए तो 3000 जगहों पर खुदाई पहले ही से चल रहा है।
तो अब समझिए कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, आदेश दे दिया, इसको मान लिया इस बात को, तब तो और खुदाई शुरू हो जाएगी। ऐसा हमारे देश के जो भी शिक्षाविद हैं, जो भी पर्यावरणविद हैं, जो भी विद्वान हैं, सभी को ये बात समझ में आ गया कि भाई ऐसा ही होगा। अब जैसे ऐसा अगर हो गया, खुदाई हुआ, ये इसको कटा गया, तो समझ लीजिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला 90% खत्म हो जाएगी और आने वाले दिनों में अरावली पर्वत सिर्फ नाम रह जाएगा, ये रह नहीं पाएगी। क्योंकि जैसे ही शेष भाग 100 मीटर से जैसे ही शेष नीचे वाला भाग सब काट लीजिएगा, तो थोड़ी बहुत कहीं पर बचेगा, वो भी तुरंत क्या हो जाएगा, कुछ ही दिनों में वो भी धराशायी होकर के वो भी नीचे कट जाएगी, ऐसे ही कट रही है। तो ये पर्वत श्रृंखला जब लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर चला जाएगा। तो देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि अरावली पर्वत को अगर ख़त्म कर देगा भारत, तो विनाश को बुलावा देगा। अगर मान लीजिए कि ख़त्म हो गया, तो सोचिए क्या होगा। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही इस अरावली पर्वत का भाग कटा जाएगा, तो सोचिए कि भारत में एक तरह के भूचाल आ जाएगा। क्या भूचाल आएगा आप समझ लीजिए। देखिए, ये थार मरुस्थल जो है, समझ रहे हैं, थार मरुस्थल सिर्फ बालू ही बालू बालू, और उधर से अगर ये पर्वत नहीं होगा, तो सोचिए कि धूल भरी इतने ये मरुस्थल है, ये आगे की ओर बढ़ेगा, और आगे की ओर बढ़ करके सोचिए कि ये राजस्थान का और जो क्षेत्र है उसको, हरियाणा, दिल्ली और करके इधर जितने राज्य हैं सबको क्या कर देगा, यानी पूरा पूर्वी भारत जो है, इसको समझिए कि ये अपने आगोश में ले लेगा, इधर उत्तरी भारत को अपने आगोश में लेगा, और सारा जो है मरुस्थल बढ़ जाएगा। तो सोचिए कि पहला तो घटना यही घटेगा कि एक बड़ा मरुस्थल क्षेत्र और भी भारत में आगे आ जाएगा। सोचिए कितना गंभीर परिणाम होगा इसका। तो एक दूसरी कारण ये हो जाएगा कि जितनी हमारी नदियां हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी नदियां हैं जो इनसे बहती हैं और अपने पानी को रोक कर रखती हैं, पहाड़ों के चलते पानी रुकता है, तो ये नदियां भी सूख जाएंगी, जिसका प्रभाव भी बहुत हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाला है। तो देखिए, एक मरुस्थलीकरण का जो लेवल है बढ़ जाएगा, बहुत दूर में और मरुस्थल फैल जाएगा। इसका जो धुआं, इसका जो धूल आएगा, वो सोचिए कि और कितने प्रदेशों को और कई राज्यों को ले लेगा अपने चपेट में। दूसरा, जल संकट। अब देखिए, जो पहाड़ हैं वो क्या करते हैं कि पानी को रोक करके अपने धरती के अंदर के पानी के लेवल को बनाए रखते हैं। वहाँ से नदियाँ निकलती हैं जो पानी के लेवल को बनाए रखती हैं, जिससे हम लोग सिंचाई का काम करते हैं। अगर ये नहीं रहा तो सोचिए कि जल संकट कितना बिजोड़ आएगा। जो आप लोग को अभी एक बात बता रहे हैं आप लोगों को कि अभी तो अरावली पर्वत है, फिर भी इसकी खुदाई से कुछ जगहों पर बहुत सारे जैसे मैंने बताया 3000 जगहों पर खुदाई हो रहा था, अवैध खनन, जिसके चलते आज ऐसा है कि हरियाणा के कुछ स्थानों पर पानी के जो लेवल है, धरती के अंदर के पानी का लेवल, वो पानी का लेवल लगभग 1500 फीट से 2000 फीट नीचे चला गया है। तो ज़रा सोच कर देखिए कि आज भी हरियाणा में ये स्थिति है कि बहुत सारे जगहों पर यानी 1500 से 2000 फीट नीचे पानी चला गया है। तो उस दिन की कल्पना कीजिए, जिस दिन ये अरावली पर्वत नहीं रहेगा वो क्या होगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि जल संकट आ जाएगा, और इतना जल संकट आएगा कि जिसका कहना अंदाजा नहीं है। दूसरा देखिए, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो है पर्यावरण चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जो गर्मी के दिनों में जब इधर से धूल भरी आंधी आएगी, तापमान जब इधर का रेगिस्तान का बढ़ेगा, तो इस सब सोचिए कि आने वाले सभी राज्यों को अपने चपेट में ले लेगा। तो इस सोचिए कि क्या होगा, भयंकर गर्मी पड़ेगी। दूसरा बात कि मौसम में प्रभाव होगा। मौसम जैसे बता दिए कि मौसम में प्रभावित होगा, मौसम भी प्रभावित करेगा। मानसून जो हमारे पर्वत जो है, मानसून को रोक करके कई क्षेत्रों में बारिश जो कराते हैं, ये मानसून पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा कि प्रदूषण की समस्या इतनी बढ़ जाएगी जिसको कहना नहीं। अभी आप देख रहे हैं इसका प्रभाव दिल्ली में। सोचिए कि अरावली पर्वत है जो दिल्ली में हमारे क्या करता है, वहाँ पर अभी लोगों को सांस फूल रहा है। इतनी हवाएं दूषित हो गई, इतनी हवा गंदी हो गई है कि कुछ समय पर स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चों को घर से नहीं निकलने दिया है। इस तरह से हालत हो गई है। अब सोचिए कि अगर ये अरावली पर्वत नहीं रहेगा तब क्या होगा। आज जब ये स्थिति है तो उस समय क्या होगा।
तो हमारी दिल्ली नाम की रह जाएगी, तुरंत वहाँ से भगदड़ मच जाएगा। तो सोचिए कि हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो पर्यावरणविष्ट हैं, जो भी भारत के सोचने समझने वाले लोग हैं, तो ये इस तरह से बेकार में चिंता नहीं कर रहे हैं। ये उनकी चिंता जायज़ है, ये सारा चीज़ होगा ही, कोई इस पर इनकार नहीं कर सकता, निश्चित होगा। और देखिए क्या होगा, बहुत सारे जीव जंतु जो वहाँ रह रहे हैं, तो सोचिए कि उन जीव जंतुओं का प्राकृतिक जो आवास है जिसमें सभी जीव जंतु रह रहे हैं, सोचिए कि अरावली पर्वत अगर समाप्त होगा तो इन जीव जंतुओं का क्या हाल होगा। भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत सारा बदलाव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कहाँ रहेंगे जीव जंतु। दूसरा है आदिवासी लोग, बहुत सारे ऐसी जनजातियां हैं जो इन पहाड़ों पर और इन पहाड़ों के तराई में रहती हैं। इन प्राकृतिक जो आवास बनाकर ये लोग रहते हैं वहाँ पर, जानते हैं आदिवासी लोगों का जो जीवन यापन है वो जड़ जंगल जमीन इसी में वो लोग वहीं पर रहते हैं। तो सोचिए कि इनका फिर आवास कहाँ जाएगा। दूसरा कि आंधी तूफान जब आते हैं तो ये आंधी तूफान जो है, पहाड़ जो रहते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसको रोक करके उसको मैनेज करते हैं, उसके बल को कमज़ोर करते हैं और हमें सुरक्षा देते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर सोचिए कि क्या होगा। जो नदियां हैं, ये नदियां सभी सूख जाएंगी और धरती में जल का ह्रास इतना होगा जिसको कहा नहीं जा सकता है। तो ये देखिए, जो अरावली विवाद है वास्तव में अरावली विवाद है। जैसे कि मैंने बताया कि इसी के चलते हमारे जो भी विद्वान लोग हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, और हम लोग को भी करना चाहिए। जो हमारे धरोहर है इसको बचाना चाहिए, नहीं तो ये जो पूंजीपति है इसकी नज़र वहाँ की चांदी पर है, वहाँ जो यूरेनियम निकल रहा है उस यूरेनियम पर है, अबरक पर है, तंबा पर है, जस्ता पर है। इन जो खनिज पदार्थ है, ये खनिज संपदा है, इस खनिज संपदा पर वो लोग आंखें गड़ा कर बैठे हैं कि कब मौका मिले और उसको हम लोग करें। और ये जो नियम आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, इससे यह रास्ता क्लियर हो गया। आज ना कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब दे दिया कि भाई 100 मीटर से कम ऊंचाई का है उसको अरावली पर्वत में नहीं माना जाएगा, जो 500 मीटर बीच में गैपिंग हो गया है उसको ये किया जाएगा, तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से यह बहुत ही आने वाले दिन में बहुत ही भारत को दुर्दशा होने वाला है। अगर अरावली पर्वत काटा गया तो, इसका विध्वंस हुआ तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझ रहे हैं कि आज के अरावली विवाद पर मेरा जो मैंने बताया आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या कारण है, क्या है, लोग क्यों चिंतित हैं और इस पर क्यों इतना धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग इसी तरह से अगले वैज्ञानिक क्लास में। धन्यवाद।